नमस्कार, मैं निर्मल रेवारिया, चीफ बिजनेस ऑफिसर लेनदेन क्लब। जैसे कि आप सब लोग देखते हैं कि हम लोग पॉडकास्ट करते हैं हमारे जो प्रीमियम पार्टनर्स हैं उनके साथ में। आज ऐसे ही हमारे साथ हमारे प्रीमियम पार्टनर है मिस्टर वीरेंद्र शर्मा रायपुर से, जो कि अपने आप एक अनुभवी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और हजारों फैमिलीज की इन्होंने लाइफ बनाई है और लाइफ बनाते जा रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है इस शो में और ये हमारे लिए बहुत प्रिविलेज की बात है कि आप आज अपना टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं और लाखों व्यूअर्स को आपकी जो भी एक्सपीरियंस है उसको फायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सो बिफोर मूविंग अहेड वीरेंद्र जी, मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में दो शब्द कहें कि आपका ओवरऑल बैकग्राउंड क्या है और आप कैसे इस धंधे में आए एंड ऑल दैट। सर, मैं एक्चुअल में एक मल्टीनेशनल बैंक में काम किया करता था। करीब 15 साल काम किया मैंने वहाँ पे। ओके। और मैं प्रेजेंटली रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की कैपिटल है, वहाँ पे बेस्ड आउट हूँ। मैं ओरिजिनली उड़ीसा का हूँ। अपने बैंक की जॉब के चलते रायपुर आया। सही है। रायपुर बैंक में काम किया और काम करते करते मुझे लगा कि नहीं यार, अपन खुद का कुछ कर सकते हैं। तो मैंने अपना खुद का वेंचर डाला जिसका नाम मैंने गुल्लक रखा। सही। अच्छा, गुल्लक, क्या बात है। तो बचपन में हम लोग गुल्लक रखते थे, मिट्टी का गुल्लक होता था और हमें कुछ 5-10 पैसे मिलते थे, उसकी सेविंग करते थे। वेरी नाइस। गुल्लक इज गुड वर्ड इटसेल्फ। यस सर, यस सर, यस। तो ओवरऑल ये जो बिजनेस का आइडिया कैसे आया? मतलब जनरली जो नौकरी पेशे वाले लोग होते हैं उनको नौकरी छोड़ने में डर लगता है और मतलब वो धंधे का सोचते भी नहीं है। तो आपको एक ख्याल कैसे आया सर, और ये बिजनेस जर्नी कैसे रही आपकी ओवरऑल? ये क्या है ना, जब आप किसी होटल में मिठाई बनाने का काम करते हो तो आपको आइडिया लग जाता है कि मिठाई बनता कैसे। अच्छा, सही है। तो ऐसे ही जब मैं बैंक में काम कर रहा था, मुझे आइडिया लग गया कि फाइनेंशियल प्रोडक्ट बिकता कैसे। ओके ओके। और उसीलिए मेरे लिए जर्नी आसान रही। जॉब से लेके अपना खुद का बिजनेस करने में मुझे प्रोडक्ट कुछ चेंज नहीं हुआ, बस ब्रांडिंग चेंज हुई। वहां पे मेरे पीछे बैंक का ब्रांड था, यहाँ पे मेरा खुद का ब्रांड है। ओके ओके। तो ये हिम्मत इसीलिए कर पाया मैं, पहली बात। दूसरी बात, बैंक में काम करते करते ये समझ में आ गया कि लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन कमाने के बाद उस पैसे को करना क्या है ये पता नहीं लोग। सही बात है, सही बात। फिर मैंने और जबकि मैं अपना खुद का पैसा उस समय बना रहा था। अच्छा। तो मुझे लगा यार, जब मैं खुद पैसा बना रहा हूँ अपना अच्छे इन्वेस्टमेंट करके, सेम चीज मैं अपने क्लाइंट को अगर दे पाऊँ तो मेरी दुकान चल पड़ेगी। क्या बात है, क्या बात है। तो इसी कन्विक्शन के साथ मैंने गुल्लक स्टार्ट कर लिया। तो मैं थोड़ा रिपीट करना चाहूंगा कि आपने अपना खुद का इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट से आपने काफी पैसे बनाए एंड यू थॉट जब मेरे को एक्सपीरियंस है तो मैं इसको क्यों नहीं, जो अलग अलग परिवार है उनकी लाइफ को मैं कैसे संभाल सकूं, उस आइडिया से आपने ये धंधा चालू किया मोटा मोटा। करेक्ट सर। 2007 में मैंने आईसीआईसीआई बैंक में अपना जॉब स्टार्ट किया था। और जो मेरा पहला डिपार्टमेंट था वो इन्वेस्टमेंट वाला डिपार्टमेंट था। अच्छा। तो मेरे बॉस के प्रेशर करने पे मैं 700 रुपया का एसआईपी स्टार्ट कर लिया था। माय गॉड। लेकिन वो एसआईपी को बढ़ाते जब इतना बड़ा अमाउंट हो गया, जिसके चलते मुझे लगा कि यार मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ के फिर अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया। तो जब नौकरी करते हैं तो एक 30 तारीख को एक सैलरी आती है अच्छी खासी, तो वो एक थोड़ा हिचकिचाहट नहीं हुआ कि मैं जब छोड़ूंगा तो ये सैलरी नहीं आएगी तो कैसे घर चलेगा, या आपके पास बैकअप था? 30 तारीख को जो भी सैलरी आती है, सोच लीजिए फॉर एग्जांपल कि लाख रुपया आता है, ठीक है। हाँ। और आपके पास पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है। हाँ जी, हाँ जी। 1 करोड़ का पोर्टफोलियो देख रहे हैं आपकी, मेरा 15% से बढ़ रहा है, मतलब मेरा पोर्टफोलियो का रिटर्न आपके तनख्वाह से ज्यादा है। अच्छा। तो आपको ये समझ में आ जाता है कि यार पोर्टफोलियो ना कई बार आपकी इनकम से भी ज्यादा बन सकता है। सही बात है, सही बात है। पोर्टफोलियो का रिटर्न जब आपके सैलरी इनकम से बढ़ जाता है तो आपको बिजनेस करना काफी आसान हो जाता है। ओके ओके। तो आपके पास वो ये कंफर्ट था कि चलो जो मेरा सैलरी आ रहा है एटलीस्ट घर खर्च निकल जाएगा एंड लेट मी टेक द प्लंज, और एंड ऑफ द डे आपको पता था कि मैं यदि बिजनेस करूंगा तो आई कैन ग्रो इन ए बेटर वे। यस सर, यस सर, यस सर। मैं ये बोलना चाहूंगा व्यूअर्स को कि वीरेंद्र जी एक मिसाल है हम सब जो नौकरी करने वाले लोग उनके लिए। और एंड ऑफ द डे आज भारतवर्ष को ऐसे ही एंटरप्रेन्योर्स की जरूरत है जो एक्सपीरियंस लेके आए बैंक्स में, और बैंकिंग का जो एक्सपीरियंस है वो यदि परिवार वालों को बैठ के यदि उनको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में सहायता करते हैं तो ये अपने आप में एक सोशल कॉज भी है। बहुत बढ़िया वीरेंद्र जी, आप अच्छा काम कर रहे हैं।
तो इस जर्नी में वीरेंद्र जी मतलब कुछ आपके कुछ माइलस्टोन्स होंगे या काफी आपने उतार चढ़ाव भी देखोगे। जनरली हम लोग जब नौकरी से धंधा चालू करते हैं तो कुछ हमें लगता है कि यार ये आदमी तो मेरी हेल्प कर देगा एंड ऑल दैट। तो वंस यू लेफ्ट योर जॉब तो आपको कुछ अजीब अजीब एक्सपीरियंस भी हुए होंगे, तो वो उसके बारे में यदि आप कुछ बताना चाहे तो इट विल बी गुड फॉर व्यूअर्स। जी सर, देखिए कोई सा भी बिजनेस करना शुरुआती दौर पे खास करके उतना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, जो आपको लगता है कि हाँ मुझे तो ये 100% मेरा क्लाइंट बन ही जाएंगे, ठीक है, तो वहीं पे आपको मिलता है डिसअपॉइंटमेंट। सही बात है। तो अब क्या है, अगर आप अपना नेटवर्क को अपने जानने वाले लोगों से बाहर बढ़ा सकते हो तो आपका लाइफ आसान हो जाता है। सही बात है, सही बात है। कई सारे लोग क्या स्ट्रक हो जाते हैं, नहीं मेरा तो जो जान पहचान है, मेरे परिचित हैं, पड़ोसी हैं, मेरे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वहीं पे रुक जाते हैं। सही है, सही है। रिश्तेदार क्या होता है सर, बोलते हैं ना कि भाई पैसा एक ऐसा चीज है, आदमी अपने बेटे को भी देने से पहले 100 बार सोचता है। सही बात। करके जो आपका नेटवर्क में है वो जितना जल्दी से देगा नहीं, बेटर है कि आप अपना एक नेटवर्क के बाहर के लोगों के साथ मिलिए, और अगर आप उनको वैल्यू दे पाए, अगर आप अच्छा से रिसर्च करके दे पाए और अच्छे प्रोडक्ट दे पाए तो वो जरूर लेगा। सही है, सही है, सही है। तो ये जो नेटवर्क की बात की आपने कि मैंने मतलब मेरा एक जो नेटवर्क था उसके बाहर जाके लोगों को मैंने अप्रोच किया, बताया, तो ये आपने कैसे अपना जो नेटवर्क का एक्सपांड किया और उसके लिए आपने क्या क्या जो नए नए कुछ अपने उपाय अपनाए होंगे वो क्या थे? मॉडर्न एज में सोशल मीडिया से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। ओके। सोशल मीडिया से एक अनजान आदमी भी आपको जान पाता है कि अच्छा शर्मा जी का ये काम है, ठीक है। सही है। तो सोशल मीडिया का मैंने काफी सारा यूज किया, फेसबुक का यूज किया, व्हाट्सएप का यूज किया, मैंने लिंक्डइन का यूज किया, मैंने इंस्टाग्राम का यूज किया। तो वहां से मुझे हर रोज 2-3 नए क्लाइंट मिलते हैं जिनके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन वो लोग मुझे जानते। Just for your information, मैं इंस्टाग्राम पे आपका फॉलोअर हूँ और आपके काफी पोस्ट को मैं मतलब अच्छा लगता है, मतलब इनफैक्ट जो भी आप पोस्ट डालते हैं, जो आपकी फैमिली है, आपके वाइफ, बच्चे, मतलब ऑल आर इन्वॉल्वड एंड एंड ऑफ द डे इट गिव्स सम सॉर्ट ऑफ मैसेज इन ईच पोस्ट इटसेल्फ। तो मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ वैसे इंस्टाग्राम पे, ये आपको मैं बता दूं, शायद आपको तो पता नहीं होगा। नहीं सर, मुझे आज पता चला, धन्यवाद उसके लिए भी आप। चलिए, तो जो आप परिवार की हेल्प करते हैं उसके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में, उनके सपनों को पूरा करने में, तो उसमें आप उनको क्या क्या प्रोडक्ट देते हैं और जो प्रोडक्ट देते हैं उसका आप सिलेक्शन कैसे करते हैं वीरेंद्र जी? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है परिवारों के सपनों को पूरा करने के लिए। कि क्या होता है सर, मैं अकेला नहीं हूँ इसमें, मैंने एक रिसर्च टीम है हमारी जो कि बेंगलोर में बैठती है, वेल्दी के नाम से है। तो उनका रिसर्च रहता है और हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड ही देना है, ठीक है। अगर किसी कस्टमर को म्यूचुअल फंड चाहिए, पीएमएस चाहिए, इंश्योरेंस प्रोडक्ट चाहिए, डिवेंचर्स चाहिए, एनसीडी चाहिए, तो कस्टमर से हम लोग एक जूम मीटिंग करते हैं जहाँ पे हमारा रिसर्च टीम, मैं और मेरे एम्प्लॉई, हम लोग 4 लोग बैठते हैं क्लाइंट के साथ। और क्लाइंट का इनकम कितना है, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है आगे चल के, उसका एक्सपेक्टेशन क्या है, वो कितना रिस्क ले सकता है, वो सब समझने के बाद हम उसको प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं कि सर ये 5 प्रोडक्ट आप ले सकते हो और इस रेशियो में ले सकते हो। फिर हम क्लाइंट और हम लोग मिलके फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। वन फिट फॉर ऑल फार्मूला नहीं होता है, हर कस्टमर की जिंदगी अलग है, हर किसी की इनकम अलग है, हर किसी की जिम्मेदारी अलग है, तो इसीलिए एक प्रोडक्ट सबको कभी फिट नहीं हो पाए। बहुत बड़ी बात है, मतलब किसी भी इन्वेस्टर के साथ जनरली क्या होता है कि लोग इन्वेस्टर आते हैं तो दे स्टार्ट सेलिंग और ऑफरिंग प्रोडक्ट सेल्फ। आई अप्रिशिएट द वे यू सिट विद द क्लाइंट और उनका पूरा बैकग्राउंड समझ के रिस्क प्रोफाइलिंग करके, और रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से आप अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं डिपेंडिंग ऑन टेन्योर, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और बीइंग म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, यदि आपके पास रिसर्च टीम है और रिसर्च टीम होने के बाद आप क्लाइंट का पूरा बैकग्राउंड समझ के यदि आप रिकमेंड करते हैं तो एक मेरे हिसाब से डॉक्टर जैसा एक काम हो गया। ये आप केमिस्ट शॉप नहीं, मेरे हिसाब से आप डॉक्टर वाला काम कर रहे हैं, जहाँ पे आप उसकी बीमारी का डायग्नोसिस करके राइट उसको मेडिसिन दे रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू फॉर दैट। एंड मेरे हिसाब से ये आपका कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है 15-20 साल का, आप अलग अलग मल्टीनेशनल बैंक्स में काम किए हैं, बैंक्स में काम किए हैं, वो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपको वो काम आ रहा है यहाँ पे। यस सर, मतलब बैंक में रहते रहते। हाँ,
कस्टमर से बात करते हैं तो पता चलता है कि हाँ भाई इसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, तो उसी का हम लोग इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सही है, सही है, सही है। एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था कि जब भी आप कोई नए अभी मार्केट में प्रोडक्ट्स आते हैं, तो नए प्रोडक्ट को लेके आपका ओवरऑल बिहेवियर कैसा होता है कि आप ओपन माइंड से उसको समझते हैं, सुनते हैं, या क्लोज माइंड रख के उससे जो नए प्रोडक्ट बेचने वाले आते हैं उनको मिलते भी नहीं है? ओवरऑल आपका बिहेवियर कैसा रहता है? और जो आपके कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं, ओवरऑल वैसा आपका ग्राउंड पे ऑब्जर्वेशन कैसा है? इसमें ऐसा है कि सर मैं ये मानता हूँ कि आप अगर खुद को नहीं बदलोगे तो आप बदल दिए जाओ। सही बात है। तो समय के साथ अगर आप नहीं बदल रहे ना तो आपको कोई ना कोई बदल देगा। तो कस्टमर को भी जो नया प्रोडक्ट आ रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो भी नया प्रोडक्ट या नया रेगुलेशंस मार्केट में आ रहा है उसको पढ़ के समझ के कस्टमर्स के पास जाएं। जैसे पीएमएस है, म्यूचुअल फंड और पीएमएस, पहले लोग सिर्फ म्यूचुअल फंड करते थे, अब पीएमएस भी कर रहे हैं। तो मेरी जिम्मेदारी है कि कस्टमर को समझ के बताना कि सर पीएमएस उसके लिए है या नहीं है, और है तो क्या क्या खतरा है, क्या क्या उससे उम्मीद किया जा सकता है। सही है, सही है। तो इसलिए नया प्रोडक्ट को जानना बहुत जरूरी है। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से आप ये बताना चाह रहे हैं कि जब भी बिकॉज आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है, एक लोगों के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो बाजार में क्या क्या चल रहा है ये आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जाने। भले ही फिर उसके बाद जानने के बाद वो आप डिसाइड करेंगे वो आपके क्लाइंट के लिए सुटेबल है नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका एक ओपन माइंड सेट है। जब भी नई चीज आती है उसके बारे में आप सुनते हैं, जानते हैं और उसका रिसर्च जरूर करते हैं। उसके बाद यू टेक ए कॉल वेदर इट इज गुड फॉर इन्वेस्टर नॉट। जी सर, नहीं तो क्या होगा, हम क्लाइंट के प्रति वो जो जिम्मेदारी क्लाइंट का है, क्योंकि हमको वो फाइनेंशियल एडवाइजर मानता है, और अगर हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे तो एडवाइस क्या करें। सही है, सही है, सही है। तो कुछ आपके माइलस्टोन्स होंगे इस जर्नी में, जो बिजनेस वाली जर्नी है, उसको एक दो यदि कुछ इंसिडेंट है जो बाय विच यू फील प्राउड कि मुझे आज थोड़ा अच्छा लगता है कि मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, या एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए हैं वो आप बताएंगे तो इट विल बी गुड। देखिए, मुकाम तो हर रोज आता है, ठीक है, और सबसे अच्छा चीज क्या होता है, जब भी किसी क्लाइंट का मैं उसका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो जाता है, ठीक है, मैं उसको उसका एक पोर्टफोलियो भेजता हूँ कि सर आज आपने 1 करोड़ अचीव कर लिया है। तो उसके फैमिली में जो खुशी होती है वो बड़ा अच्छा लगता है कि चलो मेरे चलते कोई क्लाइंट 1 करोड़, कोई 5 करोड़, कोई 10 करोड़ तक पहुंच पा रहा है। और जो उसका गेन होता है, किसी का 20 लाख, किसी का 1 करोड़, किसी का 1.5 करोड़, तो उसको मेरे को लगता है यार मेरे चलते मतलब वो क्लाइंट ने इतना मतलब एक पैसा देखा, ठीक है, और वो पैसा उस क्लाइंट की जिंदगी में काफी काम आएगा। सही है, सही है। पैसा खुदा तो नहीं होता है, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं होता है। क्या बात है, क्या बात है, गुड। ये पैसा बना के दे रहे हैं ना, तो उसमें खुशी है, तो वो भी खुश है और हम भी खुश हैं। सही है, सही है। नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यू आर नर्चरिंग द रिलेशनशिप, और उनके जो उन्होंने जो मेहनत करके पैसा बनाया है उसको ग्रो करने में आप पूरा रात दिन मेहनत करके उनके साथ चलते हैं, एंड वो जब उस मुकाम पे पहुंचते हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड आपको कितनी खुशी होती होगी। जी सर। अभी ये जो P2P आपने कर रहे हैं हमारे साथ में, ये मैनी थैंक्स फॉर दैट कि आपने काफी तेजी से इस P2P प्रोडक्ट को आगे बढ़ाया। लेकिन P2P जब आपने पहली बार सुना होगा तो आपका क्या रिएक्शन रहा होगा, और आपने P2P क्यों चालू किया, क्या समझ के चालू किया, उसके बारे में इफ यू कैन थ्रो सम लाइट इट विल हेल्प द कम्युनिटी फ्रेंड्स ऑन ग्राउंड। क्योंकि मैं बैंक से था ना, तो मुझे हमेशा ये बोरोइंग और लेंडिंग ये कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर था। जब P2P प्रोडक्ट आया, उसके जो RF मेरे पास मिलने आए, तो मैं बोला कि ठीक है बैठते हैं, क्या है समझते हैं। समझने के बाद, क्योंकि देखिए कस्टमर ना बड़े भरोसे से पैसा हमको देता है। सही बात है। तो मैंने कस्टमर का पैसा पहले ही डाला, सच बता रहा हूँ, मैंने अपना खुद का पैसा डाला पहले। सही है, सही। खुद का पैसा डाला, 3 महीने के लिए डाला पहला। हाँ। फिर मैंने 9 महीने का उसका प्रोडक्ट चल रहा था, फिर 1 साल का भी डाला। सही है। जब सारा पैसा मेरा वापस आया सही टाइम पे, तो मेरे को लगा जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं और जो प्रैक्टिकली हो रहा है, दोनों मैच कर रहा है 100%। सही है। तो उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस आया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। सही है। दूसरा क्या है, देखिए इंडिया ना, क्योंकि मैं बैंक में था तो मुझे पता है कि FD कितना प्यारा होता है लोगों को, ठीक है, कि FD एक सुकून देता है कि वो पहले से बता देता है कि हाँ 100 रुपया अगर दे रहे हैं तो साल के आखिरी में 7 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया, जो भी रेट है, उतना रुपया मिलना ही मिलना है।
सही बात है, उस सुकून का कोई प्राइस नहीं। सही बात है। अब म्यूचुअल फंड में हो क्या रहा था, हम लोग वो सुकून कई बार कस्टमर को दे नहीं पाते थे। सही बात है। तो वो मेरे को एक रिप्लेसमेंट मिल गया, नंबर 1। ओके। एफडी में हो क्या रहा है अभी, क्योंकि आज के डेट पे इन्फ्लेशन का रेट ही 6-6.5% है और एफडी 7%, तो कस्टमर का पैसा बन नहीं रहा है, बस बच रहा है। सही बात है, सही बात है। बट यहाँ पे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था, मैं उसको एफडी वाला सुकून भी दे रहा था, प्लस उसका पैसा बना भी रहा। क्या बात। ये दोनों जब मिल गए ना, तो बोलते ना भाई गंगा जमुना मिल गया टाइप का संगम हो गया। सही है, सही है। तो लगा यार ये प्रोडक्ट कस्टमर का नीड है और इसको हमको लेना चाहिए, और मैंने खुद भी लिया। सही है, सही। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई भी आप नया प्रोडक्ट बेचने से पहले उसको खुद पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपना खुद का पैसा लगाते हैं, एंड देन वंस यू गेट कन्विक्शन इन दैट प्रोडक्ट कि मेरा पैसा मैंने लगाया, पैसा बना, then you start offering to your investors. That is a good thing itself. I appreciate you for that. ऐसा नहीं है कि मतलब कोई माल बेचने आए, आपने लेके उसको आगे चिपकाना चालू कर दिया। ये एक अच्छे एडवाइजर की खासियत होती है, जिसको अपने इन्वेस्टर की पड़ी है, जिसको पता है कि मेरा जो इन्वेस्टर है बहुत मेहनत करके पैसा बनाता है, उसके मेहनत की पैसे की हिफाजत करना आपका एक दायित्व बनता है, वो आप बराबर निभा रहे हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद उसके लिए कि आप समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। अभी एक लास्ट मैसेज, यदि कोई इन्वेस्टर या कोई एक परिवार का जो मुखिया है वो इस पॉडकास्ट के थ्रू यदि आपके बारे में जानेगा, तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहिए कि भाई ही शुड कम टू यू टू ग्रो हिज मनी, टू फुलफिल हिज ड्रीम्स एंड ऑल दैट। कुछ नए जो इन्वेस्टर है, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है, उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं, दैट इज गुड। देखिए, हम लोग डेफिनेटली हमारा एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉई हैं, हम लोग 5 लोग मिलके काम करते हैं और सारे के सारे बैंकर्स हैं। तो हम लोग क्लाइंट का, ऐसा नहीं कि क्लाइंट को प्रोडक्ट देते हैं, हम क्लाइंट का सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं। सही और क्योंकि हम सब के सब पहले जॉब में थे, तो हम ये भी समझते कि जॉब वाला कितने स्ट्रगल से पैसा बनाता है। सही बात है, सही। उस पैसे की कीमत जानते हैं जो कि 30 तारीख को आती है। सही है, सही है। और एक बड़ी चीज क्या है आज की डेट पे, अगर आपने पैसा नहीं बनाया है जब तक आप जॉब में हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आज हर किसी का पेंशन नहीं है 60 के बाद, ठीक है। सही बात, सही। आपके पास ये ही 20, 30 या 15 साल है, जो पैसा बना लोगे उसी से ही आपका जिंदगी चलने वाला है। तो पैसा बनाना बहुत जरूरी है। और एक फाइनेंशियल एडवाइजर, मतलब जरूरी नहीं कि आप हमारे पास आए, बट कोई भी अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाए, तभी आपका पैसा अच्छा बन सकता है। सही बात है। तो ओवरऑल मैसेज ये है कि हम लोग फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप खुद डॉक्टर मत बनो। आपको यदि पैसे को आगे बढ़ाना है, पैसे को मेहनत कराना है, तो मतलब उनको आपके पास आना चाहिए, बिकॉज आपको एक्सपीरियंस है, आपके पास टीम है, रिसर्च टीम है, और एंड ऑफ द डे फ्रंट एंड बैक एंड सब है। इसलिए मेरे हिसाब से लोगों को आपके पास आना चाहिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। जी सर, जी सर। एक जो P2P को लेके अभी आप तो काफी सालों से बेच रहे हैं और आपको एक्सपीरियंस भी अच्छा है, काफी मैच्योरिटी भी आ गई है। P2P को लेके जो आपके कम्युनिटी के फ्रेंड्स हैं, MFDs हैं, उनके लिए यदि आप कुछ संदेश देना चाहते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, तो इट इज गुड फॉर लेनदेन क्लब ऑल्सो। उनके लिए भी अच्छा है कि यदि वो ओपन माइंड से यदि किसी ने टेस्ट किया है और उसका एक्सपीरियंस जानेंगे तो अच्छा रहेगा उनके लिए। आज से 20-22 साल पहले जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री था, मुझे लगता है लेनदेन भी आज उसी स्थिति में है, ठीक है। तो उस समय कुछ लोगों ने म्यूचुअल फंड को छोड़ के सिर्फ पोस्ट ऑफिस में काम किया। तो आज जो वहां पे हैं, हम लोग का बोलना यह है कि अगर आप लोगों ने लेनदेन को नहीं अपनाया या P2P इंडस्ट्री को नहीं अपनाया, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सेगमेंट आपसे छूट जाएगा, जो कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहता है, सेफ्टी चाहता है, और वो सुकून चाहता है एफडी वाला, और रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहता है 12% वाला। ये जो सेगमेंट का क्लाइंट है ना, ये आपको P2P ही मतलब सर्व कर सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम हमेशा एक रेंज बताते हैं 6 से 8%। वो रेंज हर किसी को अपील नहीं कर पाता है। सही। वहां पे अगर आपने लेनदेन, और हाँ रही बात सेफ्टी की, तो आप अगर खुद जाके पढ़ेंगे सर्कुलर्स, आरबीआई ने क्या बोला है, आरबीआई ने लेटेस्ट सर्कुलर निकाला है P2P के लिए, तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कितना सेफ है। सही बात। आपका जो कंसर्न रहता है कि पता नहीं ये सेफ है कि नहीं है, तो कंसर्न हम सब पढ़े लिखे हैं, हमको पता है सेबी क्या है, आरबीआई क्या है, वो सर्कुलर देख के पढ़ के हमको वो अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। सही है, सही है। हमारे सारे MFD को रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके सर्कुलर पढ़ें, ठीक है, और अपना खुद का भी पैसा लगाएं, सो दैट वो कन्विक्शन आ जाए। सही बात।
P2P अगर छूट गया तो बहुत बड़ा एक सेगमेंट छूट जाएगा। क्या बात, गुड गुड, वेरी नाइस। मैं आई एग्री विथ यू। मैं भी जब पूरे इंडिया में अलग अलग शहरों में जाता हूँ तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि आप समझो पहले, मतलब बिकॉज एंड ऑफ द डे किसी भी चीज को ओपन माइंड समझेंगे ना तो आपको उसमें कन्विक्शन आएगा। अपना माइंड ये ब्लॉक करके रखेंगे तो अंदर कुछ घुसेगा ही नहीं। तो समझना चाहिए कि आरबीआई 17 साल बाद 2017 में P2P इंडस्ट्री क्यों लेके आया, उसके पीछे राज क्या था, और वो लॉन्च करने के लिए आरबीआई ने कितनी मेहनत की, अलग अलग देशों में जाके आया। और उसके बाद जब रेगुलेशन बनाया तो रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट बनाया, क्योंकि 2017 तक लगभग 70 साल में आरबीआई ने बहुत सारे एक्सीडेंट देख चुके थे। तो जो एक्सपीरियंस आरबीआई को था 70 साल का, वो रेगुलेशन में डाला ताकि जो लेंडर है या इन्वेस्टर, उसके पैसा को कुछ नुकसान नहीं हो। तो आई एग्री विथ यू, सब जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको ओपन माइंड से समझना चाहिए एटलीस्ट, बिकॉज एंड ऑफ द डे इस इंडस्ट्री में है तो उनको प्रोडक्ट का नॉलेज तो होना चाहिए। बेचे या नहीं बेचे दैट इज सेकेंडरी, बट एटलीस्ट प्रोडक्ट का नॉलेज उनको होना चाहिए। गुड। वीरेंद्र जी, लास्ट में यदि आपको P2P में कुछ, आप काफी इन्वेस्टर से बात करते होंगे और नई चीज है तो लोगों ने सुना भी नहीं होगा तो उनको डर भी लगता होगा, तो आपका क्या क्या क्वेरी आती है यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं P2P को लेके कि मेरे इन्वेस्टर ये पूछते हैं, तो आई एम ओपन टू आंसर दोज क्वेश्चंस। नहीं, सबसे पहले कस्टमर को जब नाम सुनता है तो उसको लगता है अरे ये क्या है, ठीक है। तो फिर हमको वहां पे समझाना पड़ता है कि ये P2P इंडस्ट्री है, ये कंपनी है जो P2P काम करती है, सर्कुलर वगैरह सारा चीज हम उसको दिखाते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, धीरे धीरे ही आएगा ये अवेयरनेस। जितना हम लोग मतलब सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे अपना जो अभी जैसे हम लोग एक सेमिनार करवाए थे कस्टमर्स का, तो ऐसे जितने सेमिनार्स होंगे उतना कस्टमर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सही बात, बात है कॉन्फिडेंस की और अवेयरनेस की। तो जैसे म्यूचुअल फंड आज से 40 साल पहले, 20 साल पहले लोगों को अवेयरनेस नहीं था, बट आज लोग ये नहीं पूछते कि म्यूचुअल फंड क्या है, पूछते हैं कि कौन से फंड में लगाना है। सही सही। तो यही अवेयरनेस हम लोग क्रिएट करते जाएंगे तो हो जाएगा सब। मतलब ये जिम्मेदारी आपके और मेरे कंधों में। क्या बात है, गुड गुड गुड, थैंक्स फॉर दैट। और आपने डे 1 से हमें एक्सेप्ट किया, दो यू डिड योर ओन रिसर्च बिफोर इंक्लूडिंग P2P इन योर पोर्टफोलियो। उसके लिए मतलब जो समझदार या जो इंटेलिजेंट एडवाइजर्स होते हैं वो ऐसा करते हैं। So thanks for joining for us on this podcast, and we would love to again, time and again, approach you for such knowledgeable sessions and all that. Thank you very much, Virendra. Thank you sir, thank you. मुझे भी बड़ा मजा आया आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसा मुलाकात होते रहेगा। पक्का 100% करेंगे। और हमें मतलब आप जैसे लोगों से मिलते हैं तो हमें भी सीखने को बहुत मिलता है, इनपुट्स मिलते हैं, और हम अकॉर्डिंगली फिर उसके हिसाब से अपने जो सिस्टम है उसको सुधारते हैं, इम्प्रूव करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। Snow Music Studio.